जय हिंद, वंदे मातरम। आज एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। रीसेंट अतुल सुभाष केस, इसको लेकर बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि इस पे वीडियो बनाया जाए। पूरी की पूरी वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिस्कस करूंगा, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत लोग जो है वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और पूरा कंटेक्स्ट बिना समझे ही कमेंट करते हैं। आप मेरे व्यू पॉइंट से एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस पे एक हेल्दी एकेडमिक डिस्कशन हो और एक सॉल्यूशंस निकले जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं, उन तक भी ये बात पहुंचे। और जो भी इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं एज ए लॉ स्टूडेंट, मैं वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है, बहुत लोग जो ये पूछ रहे हैं कि क्यों जो है स्पेशल वुमेन लॉज हैं या लॉज में स्पेशल पावर्स दी गई हैं महिलाओं को। इसको मैं एक जो है छोटे से डाटा के साथ आप शेयर करना चाहता हूं, जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का ये डाटा कहता है कि पिछले 50 सालों में अप्रॉक्सीमेटली 4.5 करोड़ 4.5 करोड़ जो है भ्रूण हत्याएं हुई हैं। फीमेल फिटिसाइड, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन हुआ है। इन 4.5 करोड़ लड़कियों को, बच्चियों को मौका नहीं मिला है अपनी बात कहने का, अपने हिस्से की वीडियो बनाने का। और उसके बाद अगर हम बात करें, जब भी इस पॉइंट को लेकर मेरी डिस्कशन होती है बहुत सारे लोगों से, तो बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि जी नहीं, हमारी फैमिली में या हमारे समाज में ऐसा नहीं होता है। इट इज नॉट अबाउट वन पर्टिकुलर फैमिली और वन पर्टिकुलर कम्युनिटी। 4.5 करोड़ इतना बड़ा नंबर है, ये बहुत क्लियरली इस चीज को शो करता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, कास्ट, ये एक कलेक्टिव सोसाइटी का फेलियर है। और तो यहां पर किसी को एक्यूज करने की बात नहीं है, बट इट इज द कंप्लीट फेलियर ऑफ इंडिया सोसाइटी। उसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस, एट द पब्लिक प्लेसेस, डाउरी के केसेस। इसको लेकर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का आप डाटा देख सकते हैं, एनसीआरबी का डाटा देख सकते हैं। देखो, यहां पर मुद्दा डाटा डिस्कस करना नहीं है, बट सबसे पहले कि ये लॉस क्यों लाए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सोसाइटल लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन है टुवर्ड्स अ वुमेन। बट सेकेंड पॉइंट जो ये है कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाए। अब जो है आप एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एम्पावर करने के लिए और उनको पावर्स देने के लिए इतना ज्यादा जो है पावर्स को टिल्ट कर दिया जाए कि सेकंड कह लीजिए दूसरा सेक्शन ऑफ सोसाइटी वो पावरलेस फील करे। और एग्जैक्टली जो इस पूरे के पूरे कह लीजिए प्रोसेस में या इस पर्टिकुलर केस में देखने को मिल रहा है कि व्हेन दैट पर्सन इज फीलिंग हेल्पलेस, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली जो है इसमें एक्यूज बनाई गई, और किस तरीके से पूरा प्रोसेस ने मिलके, पूरे सिस्टम ने मिलके जो है एक एक्सप्लॉइटेशन किया है। अब पूरे सिस्टम में आप कह सकते हैं वाइफ, उसकी फैमिली, जुडिशियल ऑफिसर, पुलिस, एडवोकेट्स, पूरा सिस्टम जो है मिलकर निचोड़ने की कोशिश कर रहा है कि अब आपने अभी गलती की है, लेट्स नाउ टेक द बेनिफिट ऑफ आउट ऑफ यू। वो जो फीलिंग है, दैट पुश्ड हिम टू टेक दैट ड्रास्टिक स्टेप। अब यहां पर अगर आप सोसाइटी की बात करें, मैं कुछ एग्जांपल लेना चाहता हूं कि सोसाइटी जो है ये नहीं चाहती है कि एक जेंडर को जो है बेनिफिट हो या दूसरे जेंडर की बात करती है। अब कुछ एग्जांपल हैं, जैसे दिल्ली में निर्भय केस हुआ, रिसेंटली कोलकाता में आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल का जो केस था, अतुल सुभाष जो रीसेंट केस है, इसमें आपको एक कलेक्टिव गुस्सा देखने को मिल रहा है सोसाइटी का। ऐसा नहीं है कि कोलकाता का केस हुआ तो उसको लेकर लोग गुस्से में नहीं थे, रोष में नहीं थे, या ये पर्टिकुलर केस है जो इसको लेकर रोष में नहीं थे। दो अलग अलग केसेस हैं, इसको कंपेयर करना गलत होगा। बट जस्ट टू टेल यू वन थिंग, अंडरलाइनिंग फैक्टर ये है कि जब डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनजस्टिस होता है, तो उसको लेकर एक कलेक्टिव वॉइस आपको देखने को मिलती है, कलेक्टिव गुस्सा देखने को मिलता है कि इसको लेकर कुछ होना चाहिए। जैसे कहा भी जाता है जस्टिस सिस्टम में कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लॉज हैं वो स्विफ्ट हो, उनकी इंप्लीमेंटेशन स्विफ्ट हो, जस्टिस डिलीवरी स्विफ्ट हो। कंसिडरिंग द केस कि हमारे लगभग 4 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं कोर्ट्स में, तो ये जो उम्मीद है ये थोड़ी सी
वाजिब नहीं लगती है, ये प्रैक्टिकल नहीं लगती है। अब मैं आता हूं अपने तीसरे पॉइंट पे, जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसमें आप कह सकते हैं पुलिस, जुडिशरी, एडवोकेट्स, पूरा जो तंत्र है, सरकारी तंत्र है। इसमें एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समझने वाला, अगर हम फॉरेन कंट्रीज में, दुनिया के अलग अलग देशों में जो प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं उसको समझें। यहां पर दो पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। पहला है प्री नप्चुअल एग्रीमेंट्स। प्री नप्चुअल एग्रीमेंट्स क्या है? देखिए, शादी से पहले ही चीज़ों को डिसाइड किया जाए, एसेट्स लाइबिलिटीज़ क्या हैं, शादी के बाद फाइनेंशियल्स कैसे मैनेज किए जाएंगे, उसके बाद इन केस ऑफ फेलियर ऑफ मैरिज जो है, उस केस में क्या एलिमनी होगी, क्या मेंटेनेंस होगी, अगर बच्चा है तो वो किसकी कस्टडी में होगा, ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइड की जाए। रिसेंटली बॉम्बे की एक, मुंबई की एक कोर्ट ने और दिल्ली की एक फैमिली कोर्ट ने भी ये बात कही है कि इस पर विचार विमर्श होना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इसको एक्सेप्ट करने की बात करी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो, हिंदू मैरिज एक्ट में जो मैरिजेस हैं वो एक सेक्रेट सेरेमनी है और वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अनलाइक अदर फैमिली लॉज। बट कंसिडरिंग द रियलिटी ऑफ सोसाइटीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस पर डिस्कशन हो। क्या इस चीज के बारे में हम सोच सकते हैं, एक मॉडल लॉ लाया जा सकता है कि एटलीस्ट इस चीज को जो अर्बन एरियाज हैं, जो अर्बन एजुकेटेड क्लासेस हैं, उनमें धीरे धीरे शुरू में लाया जाए। धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी तो वो जो है लोग इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ब्रॉडली इंडियन सोसाइटी में शादी की जब बात हो रही है, उसी समय पर यह बात हो कि फाइनेंशियल्स कैसे मैनेज होंगे, इन केस ऑफ सेपरेशन और डिवोर्स क्या जो है एलिमनी रहेगा, ये बातें जो हैं कह लीजिए शुभ नहीं मानी जाती, अच्छी नहीं मानी जाती। तो इंडियन सोसाइटी अभी ब्रॉडली उसके लिए रेडी नहीं है। बट अगेन द थिंग इज, कंसिडरिंग द रियलिटीज, जो अभी हो रहा है उसको लेकर एक ये पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। सेकंड थिंग जो है, देखिए पूरा का पूरा सिस्टम जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, जो मैंने बात की थी, उसमें ना जो एटीट्यूड है वो सर्विस डिलीवरी का नहीं है। वो एक अभी भी वो कॉलोनियल माइंडसेट चल रहा है, वो एक राजा जी वाली फीलिंग चल रही है। और जो लोग हैं वो एज अ क्लाइंट या कस्टमर नहीं है। सॉरी टू से दिस, बट एक ये फीलिंग आती है कि सब लोग जो है, जब ये एक क्लाइंट या कस्टमर या कह लीजिए कोई व्यक्ति जो एक्यूज्ड है, पीड़ित है, वो जब यहां पर जाता है, द सिस्टम कलेक्टिवली ट्राई टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दैट पर्सन, जो कि इस केस में भी देखने को मिला। अब मैं एक एग्जांपल आपको यहां पर देना चाहता हूं कि आज से 25-30 साल पहले जब पब्लिक सेक्टर बैंक्स में लोग जाते थे तो उनको एज अ कस्टमर या क्लाइंट वाली फीलिंग नहीं आती थी, एज अ बेनिफिशियरी वाली फीलिंग आती थी कि वो जो बैंक वाले हैं वो लाइक कस्टमर पे कुछ एहसान कर रहे हैं। ये अमूमन हाल था बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का भी, ठीक है, आप बीएसएनएल ऑफिस चले जाइए, एमटीएनएल ऑफिस चले जाइए, बिजली विभाग जो है उसके दफ्तर चले जाइए, तो ब्रॉडली यही चीज देखने को मिलती थी। द अंडरलाइंग पॉइंट इज कि जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन आया, जैसे जैसे प्राइवेट प्लेयर्स आए, तो सर्विस डिलीवरी इंप्रूव हुई और एट द सेम टाइम जो पब्लिक सेक्टर में लोग बैठे हैं उन पर भी एक कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्डअप हुआ कि उनको बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो ये एक काइंड ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। इसमें ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑलरेडी है, जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कॉन्सिलिएशन। तो ये ऑलरेडी कह लीजिए एग्जिस्टेंस में है, इंडिया में भी है, दुनिया भर के और देशों में भी है। इंडिया में अभी बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं होती है। देखो, इसकी और भी बहुत सारी लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, अभी मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। बट द थिंग इज कि ऑल्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स क्रिएट किए जाएं, ताकि लोगों के पास ऑप्शंस हो, जो कम टाइम कंज्यूमिंग हो, जो इमोशनली फाइनेंशियली कम ड्रेनिंग हो, बहुत जल्दी से जो केसेस का निपटारा हो सके। तो ये करना बहुत जरूरी है। अब इस चीज को लेकर जुडिशरी या पुलिस या पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो नहीं चाहता। अगेन, जब पावर हाथ से जाती है तो बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। और ये चीज जो है पब्लिक सेक्टर की जब जब प्राइवेटाइजेशन की गई है तब तब हमने पिछले 30-35-40 सालों में देखा है। यहां पर भी ये केस हो सकता है और होगा भी, जब अगर इस तरीके का कुछ इनिशिएटिव लाया जाएगा तो। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो पूरा प्रोसेस है, क्योंकि एक जो
कह लीजिए, अगेन मैं बार बार डेमोक्रेसी में उसको कस्टमर या क्लाइंट की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये सारी सर्विसेज हैं। कहने के लिए हम लिखते हैं पुलिस सर्विसेज, जुडिशियल सर्विसेज, ठीक है, तो या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो ये, बट दे डोंट एक्ट लाइक, दे डोंट बिहेव लाइक सर्विसेज, दे बिहेव लाइक दे आर रूलर्स। अब यहां पर ये जो क्लाइंट है, कस्टमर है, अब ये जो है अगेन जैसे बेनिफिशियरी के रूप में देखने को मिलता है, बट डेमोक्रेसी में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो है यहां पर क्या देखने को उसको जो है ये फीलिंग आई कि हाँ, मेरे को एक स्विफ्ट सर्विस जो है यहां पर मिल रही है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो उसके लिए जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स कैसे डेवलप किए जा सकते हैं, ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिगर आउट करना। अब इसके अलावा थर्ड पॉइंट आता है क्रुएलिटी। जो क्रुएलिटी सेक्शन 498 ए की बात की गई। अब क्रुएलिटी को बहुत क्लियरली डिफाइन किया जाए, बहुत वेग टर्म है। क्रुएलिटी क्या है? फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, फाइनेंशियल, आज के समय पर सोशल मीडिया पे भी क्रुएलिटी है। आपने किसी के बारे में कुछ लिख दिया, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया, जब तक कि कोर्ट डिसाइड करेगा तब तक तो जो मीडिया जो है या पूरा परिवार जो है उस लाइमलाइट में आ चुका है, और उसका लिटरली सेंस में कहें तो कैरेक्टर असैसिनेशन हो चुका है। और ऐसे बहुत सारे केस आए हैं कि जिसमें एक व्यक्ति है, उस पर उसका कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया, तो उसकी फैमिली में जो है बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ गए, डिप्रेशन में लोग चले गए। तो ये भी अपने आप में कह लीजिए एक तरीका है। सो क्रुएलिटी को थोड़ा सा क्लियरली डिफाइन किया जाए। सो लॉज जो हैं वो थोड़ा जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए। ये नहीं है कि रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाए कि अच्छा आपने पहले डिस्क्रिमिनेशन किया, अब हमारी बारी है। इट इज नॉट लाइक अ रिवेंज सिस्टम। जैसे मैंने पहले भी कहा कि सोसाइटी जब भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है इररेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, वो आपको कलेक्टिव गुस्सा देखने को मिला है। बट ये सेम जो चीज है, ये कॉन्टिन्यूड नहीं होनी चाहिए जो अभी हमने रीसेंट केसेस देखे। बट इट इज इंपॉर्टेंट कि जो देखिए जो मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल हैं मिस्टर संजीव सान्याल, जब लोकसभा के इलेक्शन चल रहे थे, उन्होंने इस बात को कहा भी अपने कई अलग अलग इंटरव्यूज में कि जुडिशियल रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। सो इट इज वेरी हाई टाइम। मैंने एक वीडियो भी बनाया था जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को लेकर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम सिस्टम को लेकर। काफी अच्छा उस पर रिस्पॉन्स था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्यूरोक्रेटिक और जुडिशियल रिफॉर्म्स लाए जाएं, क्योंकि जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो, जैसे मैंने कहा, वो सर्विस डिलीवरी ओरिएंटेशन नहीं रखता है। तो ये थे मेरे कुछ सुझाव। प्लीज कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इसके बारे में अपनी राय दीजिएगा, आपको क्या लगता है। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस पे एक हेल्दी एकेडमिक डिस्कशन होना चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।